जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज का जो यूएचएस का टॉपिक नंबर 1 है एमडी कैट का, उसमें हमने पढ़ना क्या क्या है। उस हवाले से हम अभी आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिलेबस शो किया है टॉपिक 1 का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला टॉपिक है इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिफाइन किया गया है, बताया गया है। जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर आप देख सकते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस लोअर मैसेज के जो हमने पढ़ने हैं। फिर न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी दैट। और फंक्शनल ग्रुप एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके अलावा हम इनसे रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। वो तमाम क्वेश्चंस जो इनके साथ आइसोलेटेड नहीं है, रिलेटेड है। बिस्मिल्लाह करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे, आई डिफाइन व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी जो डेफिनेशन है वो आपके ज़हन में सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन आती है, हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी क्लासेस हैं, दे आर हाइड्रोकार्बन्स, प्योरली हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स। हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी दूसरा फंक्शन ग्रुप अटैच कर दिया जाता है तो दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आल्सो। ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम एक वाइटल फोर्स थ्योरी का तस्करा करते हैं। हमारे चैप्टर 7 के स्टार्ट में है। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? जे बर्जीलियस ने इसको प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड बाय अ वाइटल फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। दैट वाज एन ओल्ड थ्योरी प्रेजेंटेड बाय द जे बर्जीलियस। इसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इसको रिजेक्ट किसने किया था? फ्रेडरिक वुलर ने। आप जानते हैं कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी यूरिया की। फ्रेडरिक वुलर सिल्वर सायानेट अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा कर अमोनियम सायानेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बनाना चाह रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजे में जब उसने अपनी फाइनल प्रोडक्ट को देखा तो दैट वाज यूरिया। He repeated the experiment and after that he proved that organic compound can be prepared in the laboratory. So that was the rejection of the vital force theory. और ये 1828 में फ्रेडरिक वुलर ने बाद एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ यूरिया की थी। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया गया वो कौन सा था? आई हैव हाइलाइटेड दैट वाज द यूरिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यू आपके सामने मैंने रखा है। हमारे ज़हन में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के बाद उसकी बात आती है तो वो पीएनएस क्रिस, हमने जो 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ऑल्दो दे आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस बट दे आर द पार्ट ऑफ योर पेपर, यू मस्ट बी वेरी मच फेमिलियर अबाउट देम। हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी पिक्यूलर नेचर होती है। क्यों? उनमें मौजूद जो कार्बन है वो कैटिनेशन शो करते हैं। व्हाट इज कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यू नो दैट। और हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर नॉन पोलर। अगर हम टिपिकल हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो वी नो दैट कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जस्ट 0.4। दे आर नॉन पोलर इन नेचर। जब वो नॉन पोलर है तो उनकी रिएक्टिविटी भी कम है। दे आर द कंपाउंड्स व्हिच शो सिमिलैरिटी इन वन क्लास। हमने होमोलोगस ग्रुप का भी पढ़ा हुआ है, हमें पता है व्हाट इज होमोलोगस ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। हम एक ही फैमिली में जब मूव करते हैं और हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, तो उनमें CH2 होमोलोगस ग्रुप, सिमिलर ग्रुप का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अगर चेंज होती हैं तो देयर इज अ सिस्टमैटिक चेंज इन दैट प्रॉपर्टी। और उस वजह से हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी है दे शो सिमिलर बिहेवियर। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो दे आर नॉन पोलर इन नेचर, दे आर सॉल्युबल मोर द ऑर्गेनिक टिपिकल हाइड्रोकार्बन्स आर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिनकी नेचर कॉम्प्लेक्स होती है। तमाम बातें आपके जहन में है और हर बात पे बार बार हमारे जहन में एक ही बात चल रही होती है कि दे आर हाइड्रोकार्बन्स, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। नाउ check it out this MCQ which is being presented for you. क्वेश्चन कर रहा हूं कि which one of the following is organic compound? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी हाइड्रोजीन N2H4, ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। अगर मैं इस चीज से फेमिलियर ना हूं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोकार्बन होना शर्त नहीं है, बल्कि वो तमाम प्रॉपर्टीज जिनको अभी मैंने रिवाइज किया उन सब में से किसी का होना जरूरी है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। अगर मैं जाहिरी तौर पे देखूं तो मैं कॉमन मिस्टेक कर सकता हूं कि मैं कहूं नन ऑफ देम इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि मुझे तो कोई हाइड्रोकार्बन नजर ही नहीं आ रहा। बट हाइड्रोजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। Hydrazine is an organic compound, although it doesn't contain the carbon, but it has the nitrogen and hydrogen. Its other properties are similar to that of the organic compounds. छोटी छोटी बातें एंट्रेंस टेस्ट में स्मार्ट वर्किंग में याद रखनी है। CH4
सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे हम मीथेन कहते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं, जिसे हम मार्श गैस कहते हैं, मीथेन। इसमें तो कैटिनेशन नहीं है, हाँ सिर्फ कैटिनेशन नहीं है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज तो वही है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। क्लियर हो गया? तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब क्लासिफाई करना है या जब पढ़ना है या आइडेंटिफाई करना है, तो हमने तमाम प्रॉपर्टीज को अपने जहन में रखना है। हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं कि एक टेबल आपके सामने शो हो रहा है जिसमें हमने क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो अभी मैं उस टेबल में मौजूद जो वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जो कि आपकी बुक में भी दी गई है और जो भी आप टेबल सामने देख रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज दैट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो टेबल आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखेंगे इस पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, इनको क्लासिफाई करते हैं। व्हाई वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने उनको पढ़ना है। हम उनको एक साथ किस तरह पढ़ सकते हैं? बेटर है कि हम उसका एक ऑर्गेनोग्राम बना लें, उसकी क्लासिफिकेशन कर लें। वी आर गोइंग टू स्टडी देम, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन अभी आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं सामने, माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर की बेस पे है, ये रिएक्टिविटी की बेस पे नहीं है, या फंक्शनल ग्रुप्स की इंट्रूजन की बेस पे नहीं है। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है प्योर हाइड्रोकार्बन्स की। तो आप देखें उसने क्लासिफाई किया 2 कैटेगरीज में, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड द क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। एलिफैटिक मीन फैट फॉर्मिंग। यूजुअली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फैट्स या ऑयल्स मिलते हैं ना, उनकी जो स्टेट चेन होती है दैट इज क्वाइट long and open chain material, ठीक है। There are some exceptions but I'm not talking about that exceptions because this is not the part of your syllabus. Just focus on this table. हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ओपन चेन और क्लोज चेन में क्लासिफाई किया। जो ओपन चेन है आप देख रहे हैं उसकी सिंपल क्लासिफिकेशन उसने कर दी कि लीनियर स्ट्रेट चेन होंगे, जिसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, जिसमें कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं होगा, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, बस एक लीनियर चेन होगी जिसमें बहुत सारे कार्बन कैटिनेटेड फॉर्म में लीनियर लिंक में जुड़े हुए होंगे। या ब्रांच्ड चेन, जिसने सेकंड क्लासिफिकेशन की है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। तो ब्रांच चेन में आप ब्रांचेस बना सकते हैं डिफरेंट, लेकिन कहीं पे भी एक रिंग नहीं होगा। अगर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें लेट्स सपोज 1000 कार्बन एटम्स हैं और कहीं पे एक स्मॉल रिंग भी आ गया जिसमें 3 कार्बन आपस में मिलकर रिंग बना रहे हो, तो उस स्मॉल रिंग की वजह से दैट होल कंपाउंड विल बी कंसीडर्ड एज साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है? तो अगर मैं ओपन चेन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कंपाउंड में कहीं पे भी रिंग नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट में जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उसमें स्ट्रक्चर बना के पूछा जाएगा, बताओ भाई ये कौन सा कंपाउंड है। तो सिंपल इस चीज को ज़हन में रखते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन। आगे उनके डिफरेंट एग्जांपल्स उन्होंने दे दी हैं, वो हमारे ज़हन में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आपके सामने है। उसने कहा होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो मींस सेम, साइक्लिक भाई रिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें साइकिल बना हुआ है। अगर हमारे पास कार्बन कैटिनेटेड फॉर्म में रिंग्स बना रहे हैं और उस रिंग में सारे एटम्स एक से हैं, कोई भी डिफरेंट एटम नहीं है, आमतौर पे हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन ही होगा। हम होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, करेक्ट। हमारे पास वो जो रिंग बना हुआ है तमाम कार्बन एटम्स का मिलकर बना हुआ है, सो दैट इज द कंपाउंड कॉल्ड एज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और जो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे सामने आता है जिसमें रिंग के अंदर, माय स्टूडेंट्स आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड रिंग के अंदर, इनसाइड द रिंग कोई भी हेट्रोएटम आ जाए, दैट कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हेट्रोसाइक्लिक एटम तो है, उसमें हेट्रोएटम तो है, लेकिन वो हेट्रोएटम साइकिल के अंदर नहीं है, रिंग सेम एटम्स का है, तो दैट इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर हो गया? आगे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं होमोसाइक्लिक की, आपकी बुक में जो आपके सामने नजर आ रही है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। माय डियर स्टूडेंट, बेंजीन रिंग आप जानते हैं एक स्ट्रक्चर है, आगे मैं अभी आपको इसकी मिसालें दूंगा, दिखाऊंगा। बेंजीन रिंग, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट स्ट्रक्चर। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक भी बेंजीन रिंग आ जाए तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें रिंग तो है, कोई भी रिंग आ जाए लेकिन उसमें बेंजीन रिंग ना हो, हाँ उसमें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, कोई भी, साइक्लोहेक्सीन डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, साइक्लोहेक्साडाइईन भी आ सकता है, बट वो बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए। बेंजीन रिंग नहीं होगा ना वो, तो दैट इज कॉल्ड एज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आपके सामने टेबल में मौजूद है। और अगर बेंजीन रिंग पाया जाएगा तो यार कॉल्ड एज द एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स अभी आप एक दूसरी स्लाइड को देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद है। इसमें उसने एग्जांपल्स दी हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक की। आप पहली कैटेगरी में देख रहे हैं कि हमारे पास नॉन एरोमेटिक बताया है जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सीन नजर आ रहा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक है
तमाम कार्बन एटम सेम है, होमोसाइक्लिक है, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए एलिसाइक्लिक है। बार बार मेरे वर्ड्स पे फोकस करें। इसी तरह उसने मिसाल दी है साइक्लोपेंटेन की, और जिसने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोला है वो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसमें रिंग के अंदर ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया, बट ये फेमिलियर एरोमेटिक से नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू आएगा यहाँ पे। हमारे पास एरोमेटिसिटी एक अलग चीज है और बेंजीन रिंग अलग चीज है। इस मिसाल से मैं इसको जब एमसीक्यू में ट्रांसलेट करूंगा आपके सामने आएगा। बेंजीन रिंग होगा तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मैं फ्यूरेन की बात करूंगा जिसमें डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर होगा, तो वहां पे रेजोनेंस होगी, एरोमेटिसिटी होगी, लेकिन वो बेंजीनाइड नहीं होगा, वो नॉन बेंजीनाइड बट एरोमेटिक तो होगा। ठीक हो गया। मैं वही मिसालें आपके सामने आ रही हैं, नीचे देख सकते हैं मिसालें एरोमेटिक में। वो स्ट्रक्चर के सामने उसने लिखा हुआ है बेंजीन है, नेफ्थालीन है, एनिलीन है, बेंजीन रिंग मौजूद है, वी कैन से दैट। और जो मैंने अभी बोला नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड में पायरिडीन है, फ्यूरेन है, थायोफीन है, पायरोल है, तो ऑल एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस वाज द टेबल व्हिच इज गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द थ्योरीज। आगे एमसीक्यू नेक्स्ट आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एमसीक्यू की स्लाइड आपसे शेयर की है फॉर द सेक ऑफ योर कॉन्फिडेंस सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट ऑल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, आइडेंटिफाई कर लेंगे। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपके सामने स्लाइड में। क्या है, रिंग के अंदर किसी हेट्रोएटम का होना या ना होना मैटर कर रहा है। वो बात कर रहा है पायरिडीन की, तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम मौजूद है, दैट इज माय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर मैं बाकी बात करता हूं तो नेफ्थालीन में कोई हेट्रोएटम मौजूद नहीं है, एरोमेटिक तो है, टोलुइन एरोमेटिक तो है, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक तो है, लेकिन रिंग के अंदर कोई हेट्रोएटम मौजूद नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक एमसीक्यू और उसकी एक्सप्लेनेशन है। इसी स्लाइड में एक दूसरा एमसीक्यू भी आपके सामने है। द टाइप ऑफ द कंपाउंड व्हिच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ द कार्बन एटम्स, व्हाट आर दे कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? ओपन चेन को एसाइक्लिक भी बोलते हैं, हाँ उसमें साइकिल नहीं है, उनको एलिफेटिक भी बोलते हैं। एमडी कैट में आप लोगों को एक नाम नहीं तमाम नामों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम नाम वो एमसीक्यूज में इकट्ठा भी कर सकता है, जैसे मैंने बहुत से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है। सो दैट वाज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देखें तो मैंने फिर मजीद आपको गाइड करने के लिए कुछ एमसीक्यूज दिए हैं जिनको आप देख सकते हैं। यू कैन सी ऑन दिस Which one of the following is a heterocyclic compound? तो पायरिडीन है, फ्यूरेन है, फौरन आपके ज़हन में स्ट्रक्चर आया, मैंने अभी आपको दिखाया था स्लाइड में कि इसमें ऑक्सीजन एटम मौजूद पाया जाता है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, हाँ हेट्रोसाइक्लिक है। सायोफीन है, उसमें भी आपने स्ट्रक्चर देखा था, हेट्रो एटम मौजूद है। सो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। डन। उसके बाद अगर हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड के हवाले से क्वेश्चन करें, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग रिंग of 3 or more carbon atoms. Once in the MDCAT question it was being asked 4 or more hydrogen atom. तो बच्चों ने बड़ी जल्दबाजी में आंसर कर दिया था। My dear student, this is a game of smart working. आपने 3 से स्टार्ट करना है, रिंग 3 से बन जाता है, लिहाजा मिनिमम जो रिंग की स्टैब्लिशमेंट होती है वो 3 से होती है, तो 3 के वर्ड के भी फोकस करना है। मैंने खैर स्टेटमेंट बोली, इससे डेफिनेशन। तो क्या कहते हैं उस रिंग को जो 3 और मोर कार्बन एटम से बना हो और उसमें बेंजीन रिंग ना हो, उनको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। ये मैं अभी बोल रहा था। तीसरा एमसीक्यू एरोमेटिसिटी के हवाले से है, इंटरेस्टिंग। जो मैंने अभी आपको टेबल में एग्जांपल्स दिखाई थी कि हमारे पास बेंजीनाइड एरोमेटिक और नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी मीन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। Aromaticity is an extra stability which comes by the delocalization of the pi electronic clouds. Whenever and wherever there will be alternative double single bond, there will be the conjugation. ठीक है, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो उसकी मिसाल को ज़हन में रखते हुए बोलेंगे आप, एरोमेटिसिटी इज प्रेजेंट इन बेंजीन, ये तो मेरे ज़हन में आ जाता है, सायोफीन, नेफ्थालीन, और आंसर मैंने ऑल कहा। मैंने कोशिश ये की है कि जितने हैंड रिटन एमसीक्यूज हैं उसमें आप लोगों के सामने ऐसा एमसीक्यू रखा जाए जिसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके एक्सप्लेन किया जा सके। आपका ज़हन थायोफीन के जरा डिस्टर्ब है कि हाउ इट इज पॉसिबल। नेफ्थालीन तो समझ आता है ना, 2 बेंजीन रिंग है, बेंजीन समझ आता है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड। बट अगर आपने गौर किया हो, मैंने लेक्चर में अभी आपको एक स्लाइड दिखाई है, एक एमसीक्यू दिखाया है, एक स्ट्रक्चर दिखाया है, जिसमें मैंने एक स्ट्रक्चर में पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, दरम्यान में एक नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है, इट्स ओके, 7 हाइड्रोजन है, ठीक है, सल्फर लगा हुआ है, ओके, ऑक्सीजन लगा हुआ है, फ्यूरेन, थायोफीन, पायरोल, कुछ भी लगा हुआ है, लेकिन कॉर्नर पे डबल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कनेक्शन तो नजर आता है आपको, वहां पे नाइट्रोजन एटम के ऊपर मौजूद जो लॉन पेयर है, या सल्फर पे या ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर है, अब वो भी कॉन्जुगेशन में शामिल हो गया है। मेरी बात को गौर से सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए।
उस लॉन पेयर की उस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ जो रेजोनेंस हुई है उस वजह से दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज नाउ द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज बीइंग डीलोकलाइज्ड, ऑल्टरनेटिव डबल सिंगल डबल और लॉन पेयर आ गया है जिसकी वजह से रेजोनेंस हो गई है। सो इसमें मैंने एमसीक्यू खास तौर पे आपके सामने रखा, ऑल ऑफ देम आर एरोमेटिक, क्योंकि जिस भी मॉलिक्यूल में पाया जाएगा रेजोनेंस पाई जाएगी, दे ऑल आर द एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं क्रैकिंग और पायरोलिसिस की। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ द हायर हाइड्रोकार्बन इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो यूं भी कहा जा सकता है द प्रोसेस इन विच the hydrocarbon having high melting boiling point are broken down into the smaller hydrocarbon having low melting and boiling point। इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, क्योंकि जमीन से निकलने वाला जो क्रूड ऑयल है उसको हम अपनी डिजायर्ड एंटिटीज में बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो क्रैकिंग के हवाले से कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे भी दे दी है, फर्दर मैं आपको स्लाइड भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन के बाद मैंने इसकी 3 कैटेगरीज लिखी हैं, थर्मल क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग एंड कैटालिटिक क्रैकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल क्रैकिंग? नाम से ही जाहिर है, टेम्परेचर दे रहे हैं। बाय अप्लाइंग हायर टेम्परेचर 1000 to 1500 डिग्री सेल्सियस आप हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़ देते हैं, स्मॉलर बना देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेमोराइज दिस कि यहां से हमारे पास लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, पेट्रोकेमिकल्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है। स्टीम क्रैकिंग में वी यूज द स्टीम एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी आर गोइंग टू कूल इट रैपिडली। स्टीम एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, एक किसी भी हायर हाइड्रोकार्बन को एक हाई स्टीम 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज द वर्स्ट टेम्परेचर, उसके साथ जब टकराते हैं तो वो टूट जाता है, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे भी हमारे पास लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर द डिफरेंट पर्पसेस एंड यू आर गेटिंग द सोर्स ऑफ द नेचर, दे आर कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। उनको बनाया भी जाता है, उनको इस तरह भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है दैट इज कैटालिटिक क्रैकिंग। एंड कैटालिटिक क्रैकिंग के जो कैटालिस्ट हैं याद रखने हैं, सिलिका, एल्यूमिना, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं ये माने रखते हैं। दिस इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द गैसोलीन। सर आमतौर पे हमारे जहन में आता है कि क्रैकिंग से हम अमाउंट ऑफ द गैसोलीन बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। हम क्वांटिटी ऑफ द गैसोलीन बढ़ाते हैं, एग्जैक्टली 20 to 50% बढ़ जाती है, एग्जैक्टली आई डू एग्री। बट वो कौन सी टाइप ऑफ क्रैकिंग है जो ना सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाती है बल्कि क्वालिटी ऑफ द गैसोलीन भी बनाती है, रीफॉर्मिंग भी करती है? दैट इज द कैटालिटिक क्रैकिंग। और ये कैटालिटिक क्रैकिंग जो है हमारे पास, इसका बेसिक पर्पस गैसोलीन की अमाउंट बढ़ाना होता है। जरा वर्ड फोकस कीजिएगा। स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं जैसे स्टीम में और थर्मल में बन जाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं। बट गैसोलीन क्या है? C8 का या C7 का कंपाउंड है, बिग मॉलिक्यूल है ना। इसको बनाना है तो इसको बनाने के लिए मेरे पास कैटालिटिक क्रैकिंग है। मेन यूज ऑफ द कैटालिटिक क्रैकिंग इज टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गैसोलीन। इन जनरल आप कह सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। So, इससे रिलेटेड अगर आप एक टेबल देखेंगे अभी व्हाइट बोर्ड पे, मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक टेबल देख रहे हैं, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे डिस्प्ले किया गया है। इसमें जो मैंने वर्ड्स बोले हैं क्रैकिंग के हवाले से, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखी गई है। वो बता रहे हैं हमें कि हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ द हायर हाइड्रोकार्बन टू द लोअर हाइड्रोकार्बन्स, एग्जैक्टली दिस इज। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टाइप्स में उन्होंने जस्टिफाई किया है, दो मुख्तलिफ अंदाज से टाइप्स को जस्टिफाई किया है। उन्होंने स्टीम और थर्मल क्रैकिंग को एक पैटर्न में रख दिया है। जो स्टीम क्रैकिंग है और जो थर्मल क्रैकिंग है उन दोनों को इसलिए एक पैटर्न में रखा कि उनका यूज सिमिलर है, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्मल क्रैकिंग का भी उन्होंने नीचे यूज हाईलाइट किया गया है, यूज फॉर ऑब्टेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड लोअर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने जो कैटालिटिक क्रैकिंग को इस टेबल में क्लासिफाई किया गया, सारी बातें लिखी हैं। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन्स बाय यूजिंग कैटलिस्ट सिलिका, एल्यूमिना, 500 डिग्री सेल्सियस आपके सामने लिखा हुआ है। यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ द फ्यूल एज वेल एज द बेटर क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल। ये भी ऐड कर लीजिएगा इस टेबल में जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। सो दैट वाज अबाउट द क्रैकिंग जो कि आपके सामने है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज शेयर कर लेते हैं। हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रैकिंग के हवाले से कुछ एमसीक्यूज को भी शेयर कर लेते हैं। आपके सामने एक एमसीक्यू है, पायरोलिसिस इज अप्लाइड टू इंप्रूव। पायरोलिसिस मीन क्रैकिंग इज अप्लाइड टू इंप्रूव व्हाट? ऑप्शन ए क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल, ऑप्शन बी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शंस, ऑप्शन सी क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल, दी ऑल ऑफ देम। तो ये सारी बातें आएंगी। इस एमसीक्यू का मकसद ये था कि वो बच्चे के जो किसी लेवल पे कंफ्यूज हैं उनको पता लग जाए कि क्रैकिंग का काम क्या है। सो दिस इज एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, यहाँ पे मैं ओरली एक एमसीक्यू और कोड प्रैक्टिस करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि अगर
मैं ये कहता द मेन पर्पस ऑफ द कैटालिटिक क्रैकिंग इज ऑप्शन ए टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, ऑप्शन बी क्वालिटी ऑफ द फ्यूल, सी बोथ ऑफ देम, तो आप कहेंगे बोथ ऑफ देम। और अगर मैं कहता द मेन पर्पस ऑफ द थर्मल क्रैकिंग इज, तो उसमें आप कहते टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द पेट्रोकेमिकल्स। हमें हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़ के लोयर मिलते हैं, बट उसमें लोयर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे आर नॉट द गैसोलीन, दे आर नॉट द पेट्रोल, दे आर नॉट यूज्ड फॉर दैट पर्पस। क्लियर है? तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारे जो रिलेटेड टॉपिक एमडी कैट के हवाले से वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की, दैट इज द टाइप्स ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल्स की बात की गई है। मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे कुछ बेसिक्स लिखी हैं, उसके बाद मैं टेबल भी शेयर करता हूँ। सो व्हाट्स व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियस, फाइल मीन लवर, न्यूक्लियस लवर। कौन होगा? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कौन सा होगा? जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ठीक हो गया? या जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसके साथ अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शेयर कर सके। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर। माय डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन जो जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। सी द डेफिनेशन, न्यूक्लियस लवर। अब आपके सामने मैं एक चीज शेयर करने से पहले ये एक जो रिलेशन लिखा है, आई विल सजेस्ट दैट प्लीज राइट इट अप। हमारे पास हमारे एंट्रेंस टेस्ट के बहुत से एमसीक्यूज इस रिलेशन से क्लियर होंगे, लेकिन उससे पहले अभी मैं आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड पे एक टेबल शेयर करूंगा जो कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी आपको डिलीवर करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे इस वक्त एक टेबल है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल के टाइटल में। उसमें जो आप देख रहे हैं अभी, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग लिखा हुआ है और साथ में कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफाइल लिखा है। पहले मैं बात करूंगा न्यूक्लियोफाइल की। इट इज अ स्पीशी विच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली, रिच इन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज तो होगा ही, लेकिन बार बार बता रहा हूं कि न्यूट्रल स्पीशीज भी होंगी। ठीक है? लाइक NH3, अभी मिसालों की बात करते हैं। It is a species which can donate an electron pair, like ammonia neutral molecule, like water, it neutral molecule, but it can donate an electron pair. Of course, ammonium ion बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन होती है, न्यूक्लियस की तलाश होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। और इट इज डिनोटेड बाय Nu नेगेटिव। ऑफ कोर्स ये इसका सिंबल है जो आपके सामने है, नेगेटिव साइन मीन दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। A molecule having lone pair of electrons at the central atom। ठीक है, वो बात कर चुके हैं, मिसालें दे दी। ईथर्स की मिसाल आपके सामने, ऑक्सीजन एटम है ना, 2 लोन पेयर्स हैं। वाटर है, ऑक्सीजन एटम है ना, 2 लोन पेयर्स हैं। एमोनिया, एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है। हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर मौजूद है। सो जिसके पास भी लोन पेयर मौजूद होंगे, दे आर द न्यूक्लियोफाइल्स। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की भी मिसाल दे दी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो वगैरह जो आपके सामने है। ये फ्लोराइड आइन, क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आइन, ये आपके सामने है। साइनाइड्स की भी, एसीटेट्स की। एंड the beautiful and something new for you people which wasn't in your book, pielectronic cloud। हमारे पास अल्कीन्स जो हैं, जो अल्काइंस हैं, जो बेंजीन है, they show electrophilic reactions। alkene and alkyne show electrophilic addition reactions। why they show electrophilic addition reactions? Because they have exposed electronic cloud between the two carbon atoms। electron density is higher। अभी बोला वो तमाम materials जिनमें electron density ज्यादा है, they are nucleophile। तो अल्कीन, अल्काइन एंड द बेंजीन, जिसके ऊपर आपको पता है कि रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो उसकी भी मिसाल दे दी आप लोगों के सामने। अगर इसके कंपैरिजन में हम देखें माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल की बात, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन टेबल में आप देख सकते हैं, इट इज अ स्पीशी व्हिच इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। न्यूट्रल भी हो सकता है, लाइक AlCl3, लाइक BF3, न्यूट्रल भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए, so that's why they can show their attraction towards the electron, they are electrophiles। it is a species which can accept an electron pair। in front of the whiteboard you can see that it is denoted by E positive। E positive means the deficient of electron। a molecule in which the central atom is deficient of electron paired। अब ये जो मिसालें दी हैं, ये आपके एंट्रेंस टेस्ट के वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, आप जो देख रहे हैं। BF3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बट ऑक्टेट पूरा नहीं है, एक लोन पेयर रिक्वायर्ड है। AlCl3 उसी की मिसाल है। FeCl3, SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, दिखने में न्यूट्रल है, लेकिन सल्फर की सराउंडिंग में जो 3 ऑक्सीजन एटम है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्नैच कर लिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जब उन्होंने स्नैच किया है,
तो सल्फर के पास शदीद डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये मिसालें हैं CO2, CS2 एटसेट्रा। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है हमारे पास, every electron deficient species which carry positive charge that is electrophile। तो ये चीजें आपके सामने हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो एक रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से एसोसिएटेड। देखें क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, देन आफ्टर दैट मेरे पास उसने कहा जी वीकर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वो डेल्टा ऑप्शन फ्लोराइड को क्लिक कर रहा है। अब देखें व्हाइट बोर्ड की तरफ जो क्वेश्चन मैंने लिखा था और एक रिलेशन लिखा था फॉर योर इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स देखें मैंने न्यूक्लियोफाइल के लिए एक रिलेशन आपके सामने प्रेजेंट किया है एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन उतनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, बेसिसिटी उतनी कम होगी। और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है या जहां पे जो मैंने आंसर किया हुआ है वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल का, मैंने इस फ्लोराइड को मार्क किया है क्योंकि मेरे पास जिस स्पीशी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी, हाँ उसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिलेशन इसलिए डेवलप किया गया कि अगर स्टूडेंट से किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको कह दिया जाए एक लार्ज चेन दे दी जाए, आपको कह दिया हेक्सोक्साइडाइन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, साइज बड़ा है, ठीक है, वो कहिए कि इसकी बेसिसिटी कम है या ज्यादा, आप कहेंगे इसकी बेसिसिटी कम है क्योंकि साइज बड़ा है। साइज और बेसिसिटी इनवर्स रिलेशन है। हाँ अगर वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे तो विद इन मिनट यू विल आंसर दैट कि हमारे पास जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का फैक्टर उतना स्ट्रांग होगा। आई विल टीच यू व्हेन वी विल गो फॉर द रिएक्शंस इन द अल्काइल हैलाइड्स। ये रिलेशन वहां पे भी बहुत काम आएगा, तो आपने ये याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें जो इसी से रिलेटेड है, द न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑप्शन ए अल्कीन्स, अल्काइंस, बेंजीन। अभी मैंने टेबल में एक्सप्लेन किया दे ऑल आर द न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे हैव एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, दे वांट टू शेयर दैट एंड बाय शेयरिंग दैट दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर, सो दे आर न्यूक्लियोफाइल्स ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट बात इलेक्ट्रोफाइल की कर दी मैंने, बता दिया इलेक्ट्रॉन लवर। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आपके सामने रखे गए हैं जो भी मैंने टेबल में डिस्क्राइब किया था आपको, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स। वो देखें एमसीक्यू व्हिच आर द इलेक्ट्रोफाइल्स, बता दें। SO3 हम पढ़ के आए हैं सर, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लेन भी किया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन जो है वो स्नैच आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। Cl पॉजिटिव, एवरी पॉजिटिव स्पीशी इज इलेक्ट्रोफाइल, जैसे नाइट्रोनियम आयन है। तो यहाँ पे भी मैंने ऑल ऑफ देम का आंसर इसलिए किया कि यू गेट द आइडिया। जब मैं ऑल ऑफ देम करता हूँ मेरी कोशिश ये है कि आप लोग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को इन वन एमसीक्यू गैदर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल। नाउ दिस इज द एग्जाम ऑफ योर स्मार्टनेस। आपने न्यूक्लियोफाइल को देख लिया, टेबल पढ़ लिया, मेरे लेक्चर सुन लिया, आपको पता लग गया। अब बताएं तो आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल। CO2 नहीं सर ये तो इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एटम ने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 सर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यस सो दैट्स व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। हाँ NH3 अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास इसके ऊपर एक लोन पेयर है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, it can donate this electron pair, so that's why this is not electrophile, this is nucleophile। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। डेल्टा ऑप्शन BF3, जो AlCl3 की स्टोरी है वो ये BF3 की स्टोरी है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सो दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड फॉर फर्दर स्टडी। जी तो डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? होमोलिटिक क्लीवेज। व्हाट इज होमोलिटिक क्लीवेज? होमोलाइसिस, होमोलाइसिस, होमो मीन सेम, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। जब भी हमारे पास एक बॉन्ड ब्रेक हो, लेट्स सपोज क्लोरीन की बात कर लेते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जिसमें दोनों एटम एक जैसे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 है, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रेच बराबर आ रहा है। इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक दैट बॉन्ड तो क्या होगा, हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा और जब उसके ऊपर अपना अपना अलग इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दैट विल बी अ फ्री रेडिकल। ओके, होमोलिटिक क्लीवेज, दो एक जैसे एटमों के दरमियान लिटिक यानी ब्रेकेज हुई, ठीक है, और हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज की फॉर्म में आयंस बनते हैं और होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब फ्री रेडिकल से एसोसिएटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा मैंने शेयर किया है व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द MD कैट MCQs, वो आपके सामने है, देखें।
स्पीशी हैविंग an odd or unpaired electron, that is the basic definition. उसके मतलब atomic orbital में एक unpaired electron पड़ा हुआ है, that is free radical. Result of the homolytic cleavage, इसी को मैंने explain किया. Short lived होते हैं free radical. अच्छा, एक दफा MD-CAT में क्वेश्चन किया जाए, अगर फर्स्ट किया एक दफा आया भी था कि they do not exist, बिल्कुल गलत है. They exist but for very little time. They are short lived. They exist but they are very short lived. क्यों short lived है? Because they are highly reactive. You can see this. They are highly reactive. Reaction कर जाएंगे. Free radicals are always most reactive than ions. Ions की निस्बत इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसको भी याद रखिएगा. अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि अगर वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकली भी वो अपना रोल प्ले करेंगे, ऐसा नहीं है माय स्टूडेंट्स. Free radicals are electrically neutral, but they are paramagnetic. They are being affected by the magnet because they have unpaired electron in their orbital. We know that every molecule or atom which has an unpaired electron in the orbital, they all are the paramagnetic in nature. What do you mean by paramagnetic in nature? They are being attracted by the magnet. Clear हो गया? तो इस बात को याद रखिएगा. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर. व्हाई आई एम गोइंग टू मैच ऑल दीज टू वर्ड्स. दिखने में तो यही बात आती है ना भाई, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो स्टेबल कम होता है. ये बात है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के हवाले से. रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी अभी मैं बात कर रहा हूँ फ्री रेडिकल्स की और कार्बोकेटाइंस की. यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये ना सिर्फ फ्री रेडिकल का ऑर्डर है बल्कि कार्बोकेटाइंस का भी है, मतलब जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. क्या कि जो टर्शरी फ्री रेडिकल्स या कार्बोकेटाइंस हैं दे आर मोस्ट स्टेबल. अब आइंस हैं, आइंस या फ्री रेडिकल्स हैं, ये स्टेबल है, तो इनकी रिएक्टिविटी कैसे ज्यादा होगी? सर ये जल्दी बन जाएंगे रिएक्शन में, ये आसानी से आयनिक या फ्री रेडिकल फॉर्म में आ जाएंगे, ये अपना प्रीवियस बॉन्ड तोड़ देंगे, चाहे होमोलिटिक क्लीवेज हो चाहे हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो, एंड वी आर गोइंग टू गेट द टर्शरी वन more quickly. So whenever we going to break the bond more quickly, उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. So tertiary, secondary and primary. तो ये एक ऑर्डर आप अपने ज़हन में रख सकते हैं फॉर द मेमोरी, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में जो सवाल किए जाते हैं वो आपके सामने. मिसाल के तौर पे मार्क द वन विच इज लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल. वो पूछता है बताएं लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा स्टेबल तो टर्शरी है और सबसे कम प्राइमरी है. लेकिन मेरे इस क्वेश्चन पे जरा गौर कीजिएगा. ये टर्शरी ओके, ये सेकेंडरी ओके, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है. अब हमारे पास वो फ्री रेडिकल या वो कार्बोकेटाइन जिसके साथ जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन होगी उसको उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन मिलेगी. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन मिलेगी वो स्टेबल होता जाएगा. इसलिए तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल है कि तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन अल्काइल चेन डोनेट कर रही है. ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं. अब प्राइमरी में वो प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी चेन लंबी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा है, और वो प्राइमरी लीस्ट स्टेबल होगा जिसके साथ जितने कम कार्बन एटम्स अटैच हैं. तो डियर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को भी अपने ज़हन में रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा काम आएगा. इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को वो रिवाइज कर लेगा, पूछ लेगा कि बताएं मोस्ट स्टेबल कौन सा है. और मोस्ट स्टेबल में सुने, मोस्ट स्टेबल में अगर वो टर्शरी कार्बोकेटाइन दो तरह के दे देते तो फिर मेरी वर्डिक्ट और मेरी लाइन आपके ज़हन और आपके काम आएगी कि अगर ऐसा टर्शरी फ्री रेडिकल है कि जिसमें बड़ी चेन्स अटैच है तो वो ज्यादा स्टेबल है उस टर्शरी फ्री रेडिकल्स के जिसके साथ छोटी चेन्स अटैच हैं. अभी हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की, और आइसोमेरिज्म एक बड़ा जबरदस्त फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आज के टॉपिक के हवाले से. उसके हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म? इट्स अ फिनोमेनन, कौन सा, इन विच द टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैव same molecular formula but different structural formula. So they are called as the isomers and phenomenon is called as the isomerism. So isomerism के हवाले से हम बात करते हैं. अभी आप अपने सामने एक टेबल देख रहे हैं जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया है, and I will try to teach you all the data from the given table. So आइसोमेरिज्म के हवाले से टेबल आपके सामने है बच्चों. अब इसमें उसने जो सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. लिसन, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि आइसोमेरिज्म बेसिकली दो तरह का होता है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसे हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, जिसकी स्लाइड अभी आप देख रहे हैं जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं. दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है. जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उसकी आगे दो ब्रांचेस हैं.
ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जो कि टेबल आपके सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं इसमें उसने क्लासिफिकेशन की है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। पहला चेन आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। और डिफरेंट स्ट्रक्चर किस वजह से? क्योंकि मेन चेन की जो लेंथ है वो फर्क है। चेन लेंथ के फर्क की वजह से, जैसे एन पेंटेन, जैसे आइसोपेंटेन, जैसे नियोपेंटेन, एग्जांपल से आप फेमिलियर है, यस चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट चेन लेंथ हो और अगर उनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो तो दे आर द चेन आइसोमर्स। और मिसाल के तौर पे आपके सामने उन्होंने एग्जांपल्स दे दी हैं, जो मैंने बोल भी दी है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म, आप टेबल में देख सकते हैं। बट एक एमसीक्यू मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट शेयर कर दूं, माय डियर स्टूडेंट्स, चेन आइसोमेरिज्म डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास अल्केन्स जो है ना, अल्केन्स वो कोई दूसरा आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, अल्केन्स सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म ही शो कर सकती हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि विच वन ऑफ द आइसोमेरिज्म इज शोन बाय अल्केन्स, ओनली चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो कंपाउंड्स, टू डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट द रीजन ऑफ द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम है, उसकी पोजीशन मुख्तलिफ है। जैसे कि मिसालें आपके सामने है, ब्यूटीन्स में हो सकते हैं, अल्कोहल्स में हो सकता है, डिफरेंट कंपाउंड्स में आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स का फार्मूला सेम होना चाहिए। इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें, द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हमारे पास एल्कोहल्स एंड ईथर्स आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि इनमें पॉसिबिलिटी होती है कि एक कंपाउंड जो अल्कोहल है, दूसरा ईथर है, उनका मोलेकुलर फार्मूला सेम हो सकता है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से दे आर द पार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मिसाल आपके सामने टेबल में दी दी, आप गौर से देख सकते हैं। मेटामेरिज्म, द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस बिटवीन द टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सेम मोलेकुलर फार्मूला। Difference of structure is because of the unequal chain length on either side of the functional group. फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल चेन की लेंथ है दैट इज डिफरेंट, उस वजह से जो फिनोमिनन सामने आता है दैट इज मेटामेरिज्म। तो ये आपके सामने है, जो कि आप मिसालों से भी देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में टॉटोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, टॉटोमेरिज्म का एक दूसरा नाम लिख रहे हैं, इसको कहते हैं डायनामिक आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को डायनामिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका तीसरा नाम नोट कर लें, इसको कहते हैं प्रोटोट्रोपिज्म। ओके, इसका चौथा नाम नोट कर लें, एमडी कैट है, इसको कहते हैं कीटोइनोल आइसोमेरिज्म, ठीक हो गया। और इसका पांचवा नाम भी नोट कर लें, कैरियोट्रोपिज्म। आपकी बुक में जो टॉटोमेरिज्म है उसी को डायनामिक आइसोमेरिज्म, उसी को प्रोटोट्रोपिज्म, उसी को कैरियोट्रोपिज्म, उसी को कीटोइनोल आइसोमेरिज्म कहते हैं। व्हाट इज दिस? द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हाँ, तभी तो आइसोमर्स बनेंगे। एंड द रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज द इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं दे कॉल्ड एज टॉटोमर्स। तो मिसालें आपके सामने दी गई हैं, ज़्यूटराइन से कॉमन एग्जांपल आपके सामने दी गई है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आपके पास विनाइल अल्कोहल जब रीअरेंज होके चैप्टर नंबर 8 उसमें एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइंस जब आप करते हैं और इनोल बनता है, इनोल रीअरेंज होके रेलेवेंट एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, तो इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, वो भी टॉटोमेरिज्म की एग्जांपल है, आपको याद होना चाहिए। तो ये आपके सामने एग्जांपल्स भी बता दी, एक्सप्लेनेशन भी कर दी। अब कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि आइसोमेरिज्म के हवाले से आपके सामने दिए गए हैं। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करता है, अल्कोहल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। उसको ध्यान में रखा, अब आंसर करते हैं। उसने ऑप्शन ए बोला, अल्कोहल एंड ईथर मेरे पास मौजूद है, करते हैं। बीटा ऑप्शन में एल्डिहाइड और कीटोन है, बिल्कुल कर रहे हैं, मोलेकुलर फार्मूला भी सेम है। नाउ दिस इज अ गेम ऑफ स्मार्ट वर्किंग। मैं स्टूडेंट्स सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही नहीं देखना, आपने फार्मूला भी सेम देखना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक अल्कोहलिक ग्रुप लगा दूं और एक ईथर ग्रुप लगा दूं, लेकिन मैं फार्मूला चेंज कर दूं, तो उस पेयर को सिलेक्ट नहीं करना, स्मार्ट वर्किंग है। चार्ली ऑप्शन भी है, ठीक है, हमारे पास एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डेल्टा बिल्कुल नहीं जी, ये हमारे पास, ये बिल्कुल हमारी मिसाल गलत है, ये मेटामेरिज्म की मिसाल है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की मिसाल नहीं है। सो दैट इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म
which arises due to the unequal distribution of the carbon atom on either side of the function group. अभी बोला क्या? मेटामेरिज्म. तो मेटामेरिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है, यू कैन ऑब्जर्व दैट इज बीटा आंसर. एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, स्लाइड आपके सामने है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट्स अ क्वेश्चन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. Which of the following shows chain isomerism? My dear students, these MCQs are specifically designed for you in this lecture because this is entrance test. And we have to explain the data on the basis of your asked MCQs. So focus on these MCQs. Which of the following show chain isomerism? अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हमें पता लग जाता है कि कौन कौन चेन आइसोमेरिज्म का पेयर शो कर सकता है. तो मैं अगर बीटा ऑप्शन देखूं तो बीटा ऑप्शन में मुझे मोलेकुलर फार्मूला जो है वो सेम नजर आ रहा है. हाँ, और किस चीज़ का फर्क है? सिर्फ चेन लेंथ का फर्क है. एक में 4 की चेन है, एक में 3 की चेन है. तो बीटा इज माय आंसर. बाकियों में आप देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, हमारे पास एक पोजीशन आइसोमेरिज्म का इशू आ सकता है, बट दैट इज नॉट अ चेन आइसोमेरिज्म. उसने हमसे पूछा चेन आइसोमेरिज्म, तो मेरे पास बीटा ऑप्शन है. सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द आइसोमेरिज्म व्हिच वाज रिलेटेड अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आइसोमेरिज्म की टाइप, दैट इज द टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं. सो उसकी तरफ चलते हैं. जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे. हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स को देखा, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया. अभी द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं. स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो पहली टाइप है दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और तीसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. उसकी बात करते हैं. आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे. डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. ये मैंने कंपैरिजन में सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स इन द स्पेस. हमारे पास जो स्पेशियल अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल के, एटम्स की या ग्रुप्स की, वो जरा पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म शो होता है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक या कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म. अगर आप यहाँ पे देखें तो आप सिस स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड पे हैं, और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट टू ईच अदर हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म. ये सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं. ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि अल्केन्स एंड अल्काइंस डू नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. ये याद रखिएगा, अल्कीन्स शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, बट दिस इज एंट्रेंस टेस्ट. सारी अल्कीन्स भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करती. सिर्फ वो अल्कीन्स जिसमें जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो ही वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगी. अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच होंगे तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा. मिसाल के तौर पे मैं 1 हेक्सीन कह दूं तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा क्योंकि एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं. और व्हाई द अल्कीन्स शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म? बिकॉज ड्यू टू द पाई बॉन्ड दे हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. And why don't the alkanes show this phenomenon? Because in alkanes there is single bond and they can rotate. So ये पॉइंट्स याद रखिएगा. अभी मैं आपको इसकी स्लाइड भी दिखाता हूँ, लेकिन अभी ये पॉइंट्स पे फोकस कर लें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मेरे पास जो सिस फॉर्म होती है, डियर स्टूडेंट्स, ये एक एमसीक्यू है आप लोगों के लिए. चूंकि सिस फॉर्म आपके सामने है, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं. इसको अगर दरमियान से काटें तो अनइक्वल होगा, अनसिमेट्रिकल है. इस वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होती. डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो. अब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होती तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. ठीक हो गया, तो ये भी पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट. अब जब आपके पास एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस फॉर्म. इनकी पैकिंग बहुत लूज होती है, इनको प्रॉपर्ली पैक नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. तो ये सारे पॉइंट जस्टिफाइड हैं. एंड वाइस वर्सा केस ऑफ द ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं. जस्ट इमेजिन हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा भी हो तो जो डायरेक्शन और पावर इस साइड पे होगी उसके ऑपोजिट ही उतनी पावर होगी और वो इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. लिहाजा इनकी डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगी. ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं. व्हेन यू आर गोइंग टू कट इट इन द टू पीसेस दे आर द इक्वल पीसेस. ठीक है. अब चूंकि ये नॉन पोलर है, इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीकर होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं. मैं ट्रांसफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ. और इनकी जो पैकिंग है वो बहुत अच्छी होती है. इफ यू कुड सी माय फिंगर्स तो ये ट्रांसफॉर्म एक दूसरे के अंदर मर्ज हो सकती हैं. पैकिंग क्लोज पैकिंग हो जाएगी. उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी. हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उनकी पैकिंग पे डिपेंड करता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है. हमारे पास इसकी पैकिंग
कि कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है ट्रांसफॉर्म का, और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलेकुलर फोर्स के कम होने की वजह से लो है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दीज वर द थिंग्स टू इंपॉर्टेंट। अब आप एक स्लाइड देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें मजीद आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के हवाले से एमसीक्यूज भी देखेंगे। क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिस ट्रांस आइसोमर्स, ओके, हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके। बीटा ऑप्शन, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच विद द कार्बन, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट पूछी है उन्होंने, कार्बन डबल बॉन्ड इन्वॉल्व फ्री रोटेशन, दिस इज रॉन्ग। Double bond cannot rotate freely because there is pi bond, and pi bond restrict the free rotation. That's why the molecule is going to show the configurational or geometric isomerism. Charlie is incorrect, definition से निकाला उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्लाइड में देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, in cis trans isomerism mark the incorrect statement about cis trans isomers। अब वो जो कंपैरिजन किया है उसको हम यूज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की ऑप्शन ए है, इट इज इन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, हम पढ़ते जाते हैं, अभी आंसर करते हैं। इट इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मैंने लिखा। इट हैज कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इट्स डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो आएगा, इट्स डायपोल मोमेंट इज जीरो। अच्छा, इट हैज कंपैरेटिवली लो बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज कंपैरेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट। वेल स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक को अगर रिमूव करें तो हमारे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज द डेल्टा ऑप्शन। वो डेल्टा ऑप्शन में हमें कह रहा है कि इट हैज कंपैरेटिवली लोअर मेल्टिंग पॉइंट। कौन सी फॉर्म? सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है कि ये ऐसा नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप क्वेश्चन की देख सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन की, और आपसे थोड़ी देर पहले व्हाइट बोर्ड पे मैंने ये सारा डाटा एक्सप्लेन किया। चार्ली, द डेल्टा ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सोल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि आप देख सकते हैं स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये वो पॉइंट है जो मैंने अल्कीन्स के हवाले से आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास सारी अल्कीन्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, सिर्फ वो अल्कीन्स करती हैं जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ तो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट बोलने के बाद वो पूछता है कि डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए 2 ब्यूटीन, भाई करता है ये। बीटा ऑप्शन 2 पेंटीन करेगा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनता है। 1 पेंटीन, 1 पेंटीन में स्टार्ट में डबली बॉन्डेड कार्बन है 1 और 2 पोजीशन के दरमियान में, और पहले कार्बन के साथ 2 सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, सिमिलर ग्रुप से एटम्स लगे होंगे तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो माय आंसर इज द चार्ली। सो दिस इज द लिटरेचर इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि आपके बारे में एक्सप्लेन किया गया। अभी हम कुछ बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, क्योंकि एमडी कैट में इसके हवाले से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें optical isomerism in front of you, definition is the same. The isomerism which arises due to the different position of the identical groups in the space, spatial arrangement। मैंने मिसाल देके जस्टिफाई किया। जिस तरह ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं ना, सिस एंड ट्रांस, इस तरह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी 2 टाइप्स हैं, डेक्स्ट्रोफॉर्म एंड लीवोफॉर्म। एक ही मॉलिक्यूल होता है, मटेरियल होता है, लेकिन वो टोटली डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में। केमिकल फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह कोई एटम या ग्रुप या बॉन्ड या पोजीशन चेंज होना नहीं है, बस अरेंजमेंट जो स्पेस में है वो डिफरेंट होती है। आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस फॉर्म को देख सकते हैं, इस शक्ल को देखें। मेरे पास जो डेक्स्ट्रोफॉर्म है, डेक्स्ट्रोफॉर्म वो होती है कि जिसपे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब उस सोल्यूशन पे फेंकी जाएगी तो वो आने वाली लाइट रेडिएशंस को राइट साइड पे उसको डिफ्लेक्ट करेगा, और अगर लेफ्ट पे करेगा तो दैट इज द लीवो फॉर्म। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। आप स्ट्रक्चर देखें, आपको ये एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं। दे आर द मिरर इमेजेस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एनंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वो कंपाउंड शो करेंगे जिनके अंदर कायरल कार्बन होगा। व्हाट इज कायरल कार्बन? ये वो कार्बन जिसको स्टार से शो किया जाता है। कायरल कार्बन जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसकी क्या वजह है? क्यों ये लाइट्स के साथ लेफ्ट और राइट और डिफरेंट रिस्पॉन्स करते हैं? क्योंकि इसके साथ जो चारों बॉन्ड्स हैं, कार्बन के जो चारों बॉन्ड्स हैं, वो 4 मुख्तलिफ एटम्स या ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? तो ये आप देख सकते हैं, ग्रुप्स तो वही हैं, डिफरेंट है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। दिस इज द डेक्स्ट्रोफॉर्म, द लीवोफॉर्म, द नेगेटिव लैक्टिक एसिड जो हमारे पास सोरस मिल्क में पाया जाता है, और ये पॉजिटिव है जो कि मसल्स में पाया जाता है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी आपके सामने बताई गई। कायरल कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैंने उसकी प्रॉपर्टी बोल दी कि अगर किसी कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन यानी कायरल कार्बन होगा तो वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
एक और मिसाल जो कॉमन आप पढ़ के आ चुके हैं, टाटोमेरिज्म में आप अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं, चैप्टर 13 में आप अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं, तो अमाइनो एसिड्स में जो कार्बन है दैट इज कायरल इन नेचर, सिवाय ग्लाइसिन के तमाम अमाइनो एसिड्स जो आपके सिलेबस में दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक मिसाल आपके सामने प्रेजेंट की गई। अभी हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। वेल तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं बेसिक डेफिनेशन बताऊं जो आप लोग फेमिलियर हैं। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एनी रिएक्टिव बॉन्ड, एनी रिएक्टिव एटम, एनी रिएक्टिव ग्रुप which confers the characteristic properties to the main chain, that is called as a functional group. हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ के आ चुके हैं, जैसे डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, OH ग्रुप एल्कोहल, SH ग्रुप मरकैप्टो या थायो अल्कोहल, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड्स। एक पूरा टेबल डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में बना है जिसको आपने जरूर पढ़ना है, याद करना है और उसका कॉमन नेम और आईपैक नेम दोनों याद रखना है। एल्कोहल्स को मतलब इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है, एथेनॉल भी बोला जाता है, जनरली स्पीकिंग अल्केनोल्स बोला जाता है, अल्केनल एल्डिहाइड्स को बोला जाता है, अल्केनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बोला जाता है, मरकैप्टोस किनको बोला जाता है, एसएच वालों को थायो अल्कोहल्स को बोला जाता है, नाइट्राइल और साइनाइड किनको बोला जाता है, ये आपने याद करना है। सो अभी आपके सामने एक स्लाइड है, आप देख सकते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं, डिफाइन किया गया है एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड व्हिच कन्फर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू द मेन चेन। आप देख रहे हैं आगे क्वेश्चन दे रहे हैं वो, और यही क्वेश्चन एमडीकैट में पूछे जाएंगे। आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर किस फंक्शन ग्रुप का है, ठीक है, इसकी फैमिली क्या है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड एमाइड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को जानते हैं, फिर उनके डेरिवेटिव से अगर OH की जगह NH2 आ जाए तो एसिडमाइड आ जाता है, हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम आंसर करेंगे। सो इस क्वेश्चन को देखें, एसिडमाइड जो ऑप्शन बता रहा है, तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या बता रहे हैं, ग्रुप ऑफ एसिडमाइड। आंसर इज अल्फा, वेरी सिंपल। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिमूव कर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं बीटा ऑप्शन की तो ये माइनो ग्रुप है, अगर मैं बात करूं चार्ली ऑप्शन की तो ये मेरे पास एसिड हैलाइड है, अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो ये साइनो ग्रुप है जिसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो गॉट इट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप SH ये क्या कहलाता है, फार्मूला दे दिया, नाम पूछ लिया, नाम दे के फार्मूला पूछ लिया, यू मस्ट बी वेरी विजिलेंट। तो उसने मुझसे पूछा SH, तो उसको मैं क्या कहूंगा, तो मैं कहूंगा दिस इज कॉल्ड एज द थायो अल्कोहल। SH मैंने वही बोला ना, इसको थायो अल्कोहल कहते हैं। OH सिंपल अल्कोहल, SH थायो अल्कोहल। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज अ माइनर एग्जांपल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। आपके सामने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपको गलत स्ट्रक्चर बना के बता दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि ये फार्मूला जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है या गलत है, तो आपने बड़े ध्यान से आंसर करना है। विच वॉज द स्टडी ऑफ योर टेबल गिवन इन योर बुक। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक में एसोसिएटेड जो नोमेनक्लेचर है डिफरेंट कंपाउंड जो सेट है उनके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो आप जानते हैं, व्हाट इज नोमेनक्लेचर? इज अ मेथड ऑफ नेमिंग। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक सिस्टमैटिक मैकेनिज्म डेवलप किया है कंपाउंड्स को नाम देने का। उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल लाइन है दैट एवरी डिफरेंट कंपाउंड मस्ट बी गिवन अ डिफरेंट नेम, चाहे वो एक ही फैमिली के मेंबर्स हों, बट देयर नेम मस्ट बी डिफरेंट। इवन कि आप जानते हैं जब हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो ब्यूटीन में भी सिस और ट्रांस डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनके नाम का हिस्सा है। तो वो जो नोमेनक्लेचर है हम वन बाय वन पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज अ वर्क स्पेशली डिजाइन फॉर यू, यू मस्ट सी एंड मूव ऑन विद मी, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। अभी आप देख रहे हैं आईपैक नोमेनक्लेचर की ब्रीफ हिस्ट्री, और सबसे पहले हम पैराफिन्स का नेम करेंगे। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे स्लाइड आ गई है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स और द पैराफिन्स। वी नो व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज पैराफिन्स। अल्केन्स की अगर बात करें तो आपके सामने है द नेम ऑफ अल्केन्स एंड विद एन, ये एक बेसिक लाइन आ गई है। द जनरल फार्मूला CnH2n+2, इट्स अ हिस्ट्री आपके सामने लिखा गया है। अब वो रूल्स बोलेंगे जिनको मैं बोलूंगा, आप पढ़ेंगे, आप पढ़ भी रहे हैं, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट है बट डियर स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर आपके MD-CAT के पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल, और जहां जहां पे मैं टारगेट करूंगा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को आपने फोकस करना है। सिंपल नोमेनक्लेचर है। अल्केन्स के नोमेनक्लेचर का पहला रूल जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। डायरेक्ट कनेक्शन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। स्टूडेंट्स, आपको MD-CAT में एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा जिसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, मतलब उसका पूरा स्केलेटन नहीं दिया जाएगा,
उसको ना एक मोलेकुलर फार्मूला की फॉर्म में या सेमी स्केलेटल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा, तो आपने उसको एक्सपोज करना है, ओपन करना है, हर कार्बन को अलहदा अलहदा लिखना है, और फिर आपने बड़े ध्यान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। और लॉन्गेस्ट चेन में आपने ये स्ट्रेट लाइन या डाइवर्टेड लाइन का ख्याल नहीं रखना, आपने बस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर द सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोजर, जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट पाया जाएगा उस तरफ से नंबरिंग करनी है, और जिस तरफ ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट पाए जाएं और वो बाद में आए लेकिन पहला एक ही सब्स्टिट्यूएंट दूसरी साइड से पहले आ जाए, तो नंबरिंग वहां से होगी जहां से चाहे एक सब्स्टिट्यूएंट है जो पहले आता है, वहां से नंबरिंग करेंगे। राइट द लोकेशन नंबर एट विच द सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड, ऑफ कोर्स आपने लोकेशन नंबर लिखना होता है नंबरिंग में। इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर प्रेजेंट, तो आप क्या करेंगे, अभी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड भी आ गई है, तो आप उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले उनकी पोजीशन लिखेंगे ऑफ कोर्स, और अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, तो यू विल कंबाइन देम बाय डाई ट्राई टेट्रा, लेकिन उनकी पोजीशन हर अलहदा अलहदा जरूर लिखेंगे, हर दफा लिखेंगे। और अगर एक ही कार्बन पे दो सेम सब्स्टिट्यूएंट भी होंगे तो भी पोजीशंस को दो दफा लिखा जाएगा, जैसे 2,2 डाइमिथाइल। गॉट इट? तो ये सारी प्रैक्टिस हम रिवाइज कर रहे हैं वंस अगेन अपने सामने। और मेन चेन का नाम अल्केन के साथ ले दिया जाएगा आपके सामने। नेम ऑफ द फर्स्ट 4 अल्केन्स आर वेरी सिंपल, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की केमिस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, क्वेश्चन आता है द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2,3,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको रूल्स आते होंगे तो आप ब्रांच का नाम दे देंगे, और जब आपको रूल्स आते होंगे तभी आपको कोई नाम दिया जाएगा तो आप ब्रांच का स्ट्रक्चर बना देंगे। अब आपको यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता दूं कि आपको जब नाम दिया जाता है तो आप एंड से स्टार्ट करते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाना। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं 2,3,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, तो मैं सबसे पहले 5 कार्बन की चेन पेंटेन बनाऊंगा, फिर मैं उसकी नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, खुद से 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई नंबरिंग की, और जहां जहां पे उसने जो जो ग्रुप कहा वो लगा दिया। वो कह रहा है 2, 3 और 4 पोजीशन पे एक एक मिथाइल लगा लो। तो जब मैंने ऐसा किया तो मेरे सामने जो स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज अल्फा ऑप्शन। आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर, एंड अल्फा ऑप्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू। बिल्कुल इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ अल्केन। अच्छा जी, वो इसने एक स्ट्रक्चर दी है, अब मैंने इसका नोमेनक्लेचर करना है, मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इसका सोल्यूशन भी देख रहे हैं स्लाइड में, फॉर योर हेल्प एंड कन्वीनियंस, so that in this limited time I can convey you the complete and the perfect confidence and the knowledge। तो वो आपके सामने आता है। नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हम नंबरिंग लोअर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर इधर से नंबरिंग करें तो नंबर 3 पे मिथाइल यानी सब्स्टिट्यूएंट आता है, अगर उधर से नंबरिंग करेंगे तो काफी देर बाद आएगा। सो माय नेम विल बी सिंपल, तो मेरे पास ऑप्शन ए इज माय आंसर, 3 मिथाइल हेप्टेन। सो वेरी सिंपल नेमिंग। तो ये अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के हवाले से कुछ पॉइंट्स आपके सामने आते हैं, और इसी तरह आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब हम नोमेनक्लेचर की अगर बात करेंगे तो हमारे पास आता है अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर। सो अभी मैं अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर की बात करूंगा। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड आप लोगों के पास अल्कीन का नोमेनक्लेचर, उसके रूल्स डिस्प्ले कर दिए गए हैं। पहला रूल वही है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जनरल फार्मूला आपको पता ही है CnH2n। इसके बाद मैं डायरेक्ट नोमेनक्लेचर पे आ रहा हूँ। रूल्स में सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, कौन से वाली, अल्कीन्स की बात हो रही है, वो कार्बन चेन जिसमें सारे डबल बॉन्ड्स आए, जिसमें सारे डबल बॉन्ड्स आए वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। यहाँ पे कार्बन नंबर ही नहीं देखना, डबल बॉन्ड्स का काउंट भी देखना। ठीक हो गया। इन द सेकंड पॉइंट इज स्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करूंगा, अल्केन्स में जब नंबरिंग करते थे तो सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते थे। अब आपके सामने स्लाइड चल रही है, अल्कीन्स में जब नंबरिंग करेंगे तो माय स्टूडेंट हम वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड कम्स अर्लियर, द डबल बॉन्ड गेट द लोअर लोकेटर नंबर। गॉट इट? और उसके बाद नंबरिंग के बाद बाकी रूल्स वही हैं आपके सामने लिखे हुए हैं कि आप सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले उनकी पोजीशन लिखेंगे, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उनको इकट्ठा करके लिखेंगे, लेकिन उनकी पोजीशंस में कोमा डाल के उनको भी इकट्ठा लिखेंगे। तमाम चीजों को ध्यान में रखें। फर्क आता है मेन चेन के नाम में। अब मैंने जब अल्कीन की मेन चेन का नाम लिखना है तो मैंने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लाजमी मेंशन करनी है। स्टूडेंट, दिस इज द पॉइंट, व्हाइल नेमिंग द मेन चेन इन अल्कीन्स आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है, और डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के दरमियान में होता है, 1 और 2 कार्बन के दरमियान में है, तो मैं कौन सी पोजीशन लिखूं, लोअर पोजीशन, मैं 1 पोजीशन लिखूंगा। अच्छा 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो भी लोअर पोजीशन, मैं पोजीशन 5 असाइन करूंगा डबल बॉन्ड को। क्लियर हो गया? बस इस पॉइंट को याद रखें। और नेमिंग में एंड में जो वर्ड इन है उससे पहले उसकी पोजीशन मेंशन कर देंगे, जैसे 2 ब्यूटीन या ब्यूट
टूइन, ठीक है। अगर दो डबल बॉन्ड है तो डाइइन, ट्राइन, सेम रूल, उन डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को पहले कोमा ऐड करके लिख देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो आपने बड़ा ख्याल रखना है नामों का। वो मैं रूल्स बोलने लगा हूं जो रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं होते। हमारे पास जब भी आईपैक नेम लिखा जाता है तो नंबर और लेटर के दरमियान में हाइफन आता है, दो नंबर्स के दरमियान में कोमा आता है, स्पेस कहीं नहीं आती। क्लियर? पहला नाम नोमेनक्लेचर के वर्ड जो नाम है उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है, बाकी तमाम छोटे होते हैं। क्लियर? ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मैंने स्लाइड रखी है, आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला। एक स्ट्रक्चर दिया गया है, रूल अप्लाई करो। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड हो। ओके, आई हैव डन दैट, मैंने सेलेक्ट कर ली। मैं अपनी आप लोगों के सामने मैं अपनी लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूंगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से पहले आ रहा है। भले सब्स्टिट्यूएंट दूसरी साइड पे दो हैं लेकिन मैंने प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है। तो व्हेन आई शैल स्टार्ट नंबरिंग 1 2 3 4 5, क्योंकि तीन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तीनों एक जैसे हैं, इनको मैं इकट्ठा लिखूंगा ट्राइमिथाइल करके और इनकी पोजीशंस में कोमा डाल दूंगा। गॉट इट? वही फिलॉसफी, बी रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट। मेन चेन के नाम में फर्क आएगा, मैंने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मेंशन करनी है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज द, पहले तो मैं 2 5 5 ट्राइमिथाइल, ओके, और 2 और 3 पोजीशन, 2 और 3 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो मैं 2 पोजीशन असाइन करूंगा डबल बॉन्ड को, और मेरे पास जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं हेक्सीन, तो इसका नाम होगा अल्फा ऑप्शन। क्लियर है? वो जस्टिफाइड है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। द आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बन रहा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ इसलिए दिया है कि आपको ये डबल बॉन्ड्स की तादाद के साथ एडजस्ट कराना सिखाया जाए। आपके सामने मॉलिक्यूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग करें। नंबरिंग कहां से करेंगे? सर जहां से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, एक साइड पे सिंगल बॉन्ड है, एक बात पे डबल बॉन्ड है, आप डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे और उस रूल को सामने रखते हुए जितने भी डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन इकट्ठी कर देंगे और उनके नाम के एंड में डाई ट्राई टेट्रा इन लगा देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम होगा जो मेरे पास है, इट्स नेम विल बी 1 पोजीशन पेयर, 3 पोजीशन पेयर, 5 पोजीशन पेयर, सो 1 3 5 हेप्टा ट्राइन। माय ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन, आंसर है मेरा। ठीक है, आपके सामने लिखा गया है। वेल डियर स्टूडेंट्स, अल्केन और अल्कीन का नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करवाया, रिवाइज करवाया, एग्जांपल्स दिए, एमसीक्यूज, उम्मीद करता हूं आप लर्न कर रहे होंगे। अगले नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं जो कि हमारे आज के टॉपिक के सिलेबस में है, दैट इज अबाउट अल्काइल हैलाइड्स, जिनको हम हैलो अल्केन्स कहते हैं। स्लाइड इज इन फ्रंट ऑफ यू, रूल्स की बात करते हैं। पहली बात तो स्टूडेंट्स आपके सामने जो स्लाइड है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड की कॉमन नेमिंग जो है ना, उसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्लासिफाई करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर तो हैलोजन एटम, मैं मोनो हैलो अल्केन की बात करूंगा, वो अल्काइल हैलाइड जिनमें एक हैलोजन एटम पाया जाता है। अगर तो हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच है विच इज प्राइमरी इन नेचर, यानी वो कार्बन जो अल्फा कार्बन है आगे किसी एक कार्बन के साथ अटैच है, दैट अल्काइल हैलाइड विल बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और अगर वो कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है वो आगे दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, दैट इज सेकेंडरी। और अगर वो तीन के साथ अटैच है अल्फा कार्बन, दैट इज टर्शियल अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे कॉमन नेमिंग की बात आ रही है, हमने कॉमन नेमिंग नहीं आईपैक नेमिंग की भी बात करनी है। तो वॉच दिस, अगर मैं रूल्स करूं आपके सामने, तो आपके सामने एक स्लाइड आ रही है जिसमें हमने इसके रूल्स असाइन किए हैं। रूल्स वही हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द हैलोजन एटम, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हैलोजन एटम कनेक्टेड हो। ठीक है, बिल्कुल वही रूल्स। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द चेन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड, जिस साइड पर हमारे पास हैलोजन एटम करीब पड़ता है। अगर दो एक साइड एक ही जैसे डिस्टेंस पे हैं तो जितने मर्जी से नंबरिंग कर लें। फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखें किस तरफ सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है। ठीक हो गया, तो डिफरेंट एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी वही रूल्स हैं कि आप पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम करेंगे, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेंगे, उनके नामों से पहले उनकी पोजीशन लिखेंगे। अगर एक जैसे हैं तो उनको इकट्ठा कर देंगे, डाई ट्राई टेट्रा कर देंगे और उनकी पोजीशंस में कोमा ऐड कर देंगे। सो दैट वाज द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल। हाँ, अगर आईपैक नेम करेंगे तो हम फिर जैसे क्लोरोमीथेन, हम हैलोजन एटम का नाम पहले बोलेंगे विद इट्स पोजीशन, मिसाल के तौर पर 2 क्लोरोप्रोपेन, तो बाद में हम चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, सो डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द नेम्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, एग्जांपल्स दे दी गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड में कि मैंने मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम भी बोल दिया और साथ में क्लोरोमीथेन आईपैक नेम भी बोल दिया। इसी तरह नीचे आप लोगों के पास सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और साथ में 2 ब्रोमोब्यूटेन भी है।
तो कॉमन नेम्स और आईपैक नेम जो आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कैसे नेमिंग करनी है। तो ये आपके सामने मैंने स्लाइड प्रेजेंट की थी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने सिंपल है, आप स्लाइड देख रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द हैलोथेन। यू नो व्हाट इज हैलोथेन? चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर केमिस्ट्री। हमारे पास हैलोजेंस के यूजेस में ये बात आता है। इस एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा है, उसका स्ट्रक्चर दिया गया है। एक और एमसीक्यू से रिलेटेड मैं वैसे शेयर कर रहा हूँ इस लेक्चर में, जो कि इंपॉर्टेंट है। हैलोथेन में जो कार्बन आप देख रहे हैं वो कार्बन कायरल कार्बन है, वो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। एनीवेज कम टू द पॉइंट, हमने नोमेनक्लेचर करना है। बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है। हमारे पास दो कार्बन्स हैं और दोनों कार्बन्स के ऊपर हैलोजन एटम्स अटैच हैं। एक कार्बन पे 3 हैलोजन एटम अटैच है जो आप देख रहे हैं, और एक कार्बन पे क्लोरीन और ब्रोमीन अटैच है। नाउ व्हाट शैल आई डू? बहुत जबरदस्त रूल बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास दोनों तरफ से एक ही कार्बन पे 2 एटम अटैच हों और दोनों हैलोजन के हों और डिफरेंट हों, तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? मैं नंबरिंग वहां से करूंगा जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन अटैच है। जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम अटैच है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करूंगा। अगर इक्वी पोजीशन पे 2 हैलोजन एटम अटैच हो, हैलोथेन में बात क्लियर हो जाती है। इसका आईपैक नेम आपके सामने लिखा गया है। उसने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है, 2 कार्बन की चेन है। नंबरिंग फ्लोरीन से स्टार्ट होगी। अब नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, तो मैं पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो और एंड में फ्लोरो बोलूंगा। तो इसका जो आईपैक नेम मेरे सामने आता है, माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 ट्राइफ्लोरो इथेन। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। तो हैलोथेन का अल्फा ऑप्शन आंसर है। इस एग्जांपल से आपको तमाम एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे जो कि हमारे अल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर से एसोसिएटेड है। सो अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स, जिस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, उसी तरह अल्कोहल्स हैं, जो कि रूल्स वही चल रहे हैं। अब मेरी बात विद कॉन्फिडेंस सुने, आपके सामने स्लाइड है। अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर का पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग OH ग्रुप। आई हैव डन दैट। ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड कि जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले आता हो, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट्स, आपने प्रायोरिटी लिस्ट का भी ख्याल रखना है। मैंने ये क्यों बोला? मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है जिसमें एक ही चेन के ऊपर क्लोरीन भी है, हैलोजन एटम जिसको अभी पढ़ा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और मेरे पास उनकी तरतीब उलट है, वो एक जगह पे नहीं है। मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? मैं प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दूंगा। स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई एम टेलिंग यू। ये एमडी कैट में 2-3 दफा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे पास एक चेन है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, उसके ऊपर हैलोजन एटम अटैच है। मैं नंबरिंग वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले आता है। पता है क्यों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, उसका प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नाम आता है। आपने चैप्टर नंबर 9 सेकंड ईयर केमिस्ट्री में एक प्रायोरिटी लिस्ट पढ़ी थी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स सबसे पहले, उसके बाद सायानाइड, आप नोट कर सकते हैं साथ साथ, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद इसाइल ग्रुप, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर एमाइनो ग्रुप, फिर आरओ अल्कोक्साइड ग्रुप, और फिर अल्काइल चेन। इन 8 यूनिट्स में कहीं पे भी हैलोजन एटम नहीं है। आईपैक रूल कहता है कि जो ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आता है, आप उसको नंबरिंग में प्रायोरिटी देंगे। ठीक हो गया? इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें, और बाकी बातें अल्कोहल के हवाले से सिमिलर है। यू विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड, जिस तरफ अल्कोहलिक ग्रुप है। चेन के नेम में थोड़ा फर्क आएगा। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहला लिखा जाएगा, उनकी पोजीशन पहले लिखी जाएगी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जब चेन लिखी जाएगी तो चेन के नाम, मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ, OH सेकंड पोजीशन पे और साथ में ब्यूटेन है, तो मैं लिखूंगा 2 ब्यूटेन का ई हटा दूंगा, ब्यूटेन का ई हटा दूंगा, आप देख सकते हैं आपके सामने एग्जांपल है, और ओल ऐड कर दूंगा, 2 ब्यूटेनॉल। अब ये जो मैंने बोला, जो स्लाइड पे आपने नोमेनक्लेचर के पॉइंट्स पढ़े हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर्स हैं दिए गए हैं, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, स्लाइड पे क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द आईपैक नेमिंग? The same example which I narrated for you, I designed this question for you. You can see that. आपके पास OH ग्रुप भी है, आपके पास हैलोजन एटम भी है। आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सिलेक्ट द चेन, उसके बाद हम नाम कर देंगे। तो नाम हमारे पास 4 पोजीशन पे क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा। क्लोरीन अल्कोहल की मौजूदगी में, हैलोजन OH की मौजूदगी में सब्स्टिट्यूएंट है,
और हम 4 क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट इसकी पोजीशन लिखेंगे और पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप द फंक्शन 1 पेंटेनोल, तो आंसर इज अल्फा। तो दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन सी एंड यू कैन प्रैक्टिस योर थिंग ओवर हियर। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। आपके सामने स्लाइड है, देखें माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर इनके कॉमन नेम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कॉमन नेम्स भी पूछे जाते हैं। वलारिक एसिड किसे कहते हैं, प्रोपियोनिक एसिड किसे कहते हैं, ब्यूटारिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, गॉट इट, कैप्रोइक एसिड, कैप्रोलिक एसिड क्या होता है, तो वो तमाम आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आपके सामने एक टेबल दी है, आप वो टेबल देख सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ यू द स्लाइड इज प्रेजेंट, मैं बोल रहा हूं आप देख रहे हैं। हमारे पास HCOOH है, सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, आईपैक नेम भी साथ में मेथनोइक एसिड दिया गया है, आपके सामने है। इस तरह एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, एथेनोइक एसिड आईपैक नेम है। तो दिस टेबल इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूजफुल फॉर यू। हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड है जिसको हम प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं, स्ट्रक्चर भी दिया गया है साथ में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को भी इलैबोरेट किया गया है, आप देख सकते हैं। ब्यूटारिक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है, वलैरिक एसिड, पेंटेनोइक एसिड का नाम है, आईपैक नेम पेंटेनोइक एसिड। वलेरिया प्लांट की रूट्स में फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज बीइंग डिस्कवर्ड, इसको वलेरिक एसिड कहते हैं। इस तरह हमारे पास 6 कार्बन वाला जो हेक्सेनोइक एसिड है, आईपैक नेम बोल रहा हूँ, उसका कॉमन नेम है कैप्रोइक एसिड, क्योंकि ये कैप्रिका वो तो लिखा भी हुआ है कि वो जो ग्रीक लैंग्वेज में गोट को कैप्रिका कहते हैं, तो उसका सोर्स है। एंड द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये सारे का सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन नेम्स भी हैं और आईपैक नेम्स भी हैं, इसके अलावा स्ट्रक्चर्स भी हैं। आपने इनको लाजमी याद करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं इसके आईपैक नोमेनक्लेचर की। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्लाइड है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। डन, आप पढ़ भी रहे हैं, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो चेन का हिस्सा होगा, ठीक है, वो कार्बन चेन का हिस्सा होगा। नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम COOH ग्रुप। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में COOH सबसे पहले है, ठीक हो गया। अब नंबरिंग मैं उससे स्टार्ट करूंगा तो मुझे पोजीशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं है। एल्कोहल्स में पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप लिखते थे, अल्काइल हैलाइड में पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप लिखते थे, अल्कीन्स अल्काइंस में लिखते थे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज एट द टर्मिनल, तो वो अंडरस्टूड है नंबर 1 पोजीशन पे होते हैं, इसलिए उनकी पोजीशन नहीं लिखते, स्पेसिफिकली मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो ये आपके सामने पॉइंट्स हैं। उसके बाद वही रूल्स हैं जो सिंपल रूल्स हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लिखना है, उनकी पोजीशन पहले लिखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद उनकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करने के बाद उसकी नेमिंग करनी है, नेमिंग करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की चेन की। और जो चेन का नाम है, मिसाल के तौर पे 5 कार्बन की चेन है जिसमें एक COOH भी शामिल है, उसको मैं पेंटेन और ई काट के ओइक एसिड लगा दूंगा, पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, डेकेनोइक एसिड, गॉट इट। ये चेन का नाम ओइक एसिड पेंट होगा और उससे पहले सारी केमिस्ट्री सिमिलर है। यू विल नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स alphabetically if they are different. Before naming the substituent, mention their position. If there are similar substituent, आप उनको इकट्ठा लिख देंगे, डाई ट्राई टेट्रा, और उनकी पोजीशंस को भी मर्ज कर देंगे कोमा ऐड करके, ठीक है मेरे स्टूडेंट्स। अब चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। आपके सामने स्लाइड पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर देखें, ओके हमने देख लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, ओके जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप शामिल है। नंबरिंग में कहां से स्टार्ट करूंगा, सब्स्टिट्यूएंट वाली साइड से? बिल्कुल नहीं सर, नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ यू COOH, क्योंकि वही यूनिट है फंक्शनल, ऑलवेज नंबर 1 पोजीशन पे वही है। तो उसके बाद मैं नाम करता हूं तो मेरे पास अमाइनो ग्रुप आ जाता है, तो इसका नाम निहायत सिंपल है, 4 पोजीशन पे अमाइनो है, 5 कार्बन की चेन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन शामिल है, तो ये पेंटेनोइक एसिड है, इसका नाम होगा 4 अमाइनो पेंटेनोइक एसिड। ऑप्शन इज अल्फा, अल्फा इज माय आंसर। नेक्स्ट स्लाइड देखें, एक दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स the position of the functional group is not indicated while writing the same according to the IUPAC name. But dear students, उसने कहा कीटोन्स, भाई कीटोन्स में आपने मेंशन करना होता है ये 2 पेंटेनोन है कि 3 पेंटेनोन है, ठीक है, वहां पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जरूरी है। अल्काइल हैलाइड्स में मैं 2 क्लोरोब्यूटेन की बात कर रहा हूं
कि मैं 1 क्लोरोब्यूटेन की बात कर रहा हूँ, पोजीशन जरूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड में पोजीशन मेंशन नहीं करते। वेल, आई एम गोइंग टू ऐड समथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन आल्सो। मैं अगर ये स्टेटमेंट रखता और मैं ऑप्शन ए में लिख देता कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाँ आप कहते इसकी नंबरिंग जरूरी नहीं है, और मैं ऑप्शन बी में लिख देता एल्डिहाइड्स, तो स्टूडेंट आपका आंसर होता बोथ ए एंड बी, चार्ली ऑप्शन, क्योंकि एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में पोजीशन मेंशन नहीं करते। ठीक हो गया। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखी गई थी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। Well, my dear students, that was today's lecture, the first lecture of your MD-CAT UHS Topic 1, the fundamental principles of organic chemistry, जिसके जितने भी पॉइंट एलेबोरेट किए गए या वाज़े तौर पे मेंशन नहीं किए गए लेकिन MD-CAT में पूछे जाते हैं, उन तमाम को डिस्कस किया गया विद एग्जाम्पल्स, विद MCQs, विद डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा और इंशाल्लाह ताला आप इस सारे कंस्ट्रक्टिव लेक्चर को गौर से सुनेंगे, रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।